टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब के साथ कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या है खास। ITR फाइल करते वक्त अक्सर आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उससे आप कैसे बचे। दूर करेंगे इनकम टैक्स के फॉर्म AIS, 26AS और TIS में कंफ्यूजन, और सुलझाएंगे पूजा के सामान पर लगने वाले GST की उलझन। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा वह है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के। बता दूं कि ITR फाइल करने का ये महीना चल रहा है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई लोग अभी भी ITR फाइल नहीं किए होंगे। अक्सर आखिरी समय में फाइल करते हैं आप लोग, और फिर शिकायत ये रहती है कि वेबसाइट हैंग कर गया, लाइट चली गई, सरकार डेट क्यों नहीं एक्सटेंड कर रही है। ये खैर आदत पड़ गई है, और फिर आखिर वक्त में हड़बड़ करके आप फाइल करते हैं और कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। आज हम उन्हीं गलतियों पर आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं, लेकिन ये गलतियां कितनी आम है, कोहली साहब समझते हैं। कोहली साहब, ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त लोग गलतियां करते हैं, कितनी आम है गलतियां करना, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, बाद में जो नोटिसेस आते हैं उससे पता लगता है कितनी गलती हुई। और मेरा अपना एक आकलन कहता है कि करीब 75% जो प्रेम पत्र आते हैं, लव लेटर्स जो आते हैं, इनकम टैक्स नोटिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल दर्शक आज तक अब हमारी ये जो भाषा शैली है समझ गए होंगे, वो इन गलतियों के कारण आते हैं। तो ये गलतियां मैंने देखा है ज़्यादातर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जल्दबाजी में होती है। पर कुछ लोग जो अभी रिटर्न फाइल जिन्होंने कर दिया है, उन लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। जल्दी में तो होती हैं, पर नज़रअंदाज बहुत चीज़ों को करने से भी गलती हो जाती है। तो जल्दी का काम शैतान का तो है ही है, पर नज़रअंदाजी का काम भी शैतान का हो जाता है, इस वजह से भी गलती है। तो आज हम कोहली साहब के साथ यही समझेंगे कि आखिर कौन कौन सी गलतियां काफ़ी ज़्यादा आम है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गलती नंबर 1 की। तो गलती नंबर 1 जो होता है वो आपको गलत ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना। दरअसल अलग अलग 7 इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं। आपकी आमदनी कैसी है, किस नेचर की आमदनी है, इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ITR फॉर्म भरेंगे। ये चुनना बेहद ज़रूरी होता है। कोहली साहब, ये सही ITR फॉर्म का चयन कैसे करें, गलत ITR फॉर्म का चयन आखिर लोग कर कैसे लेते हैं, क्योंकि कहाँ भूल चुक होती है? मुझे लगता है जानकारी कई दफ़े नहीं होती है, या किसी को कोई फॉर्म आसान लगता है उठा लेता है। ITR 1 होता है अगर आपकी सैलरी से इनकम है, 50 लाख से कम की इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी है, आप ITR 1 का इस्तेमाल करें। उसको सरल भी कहते हैं, छोटा फॉर्म है। अब लोग ज़्यादातर मैंने देखा छोटा फॉर्म उठा लेते हैं। उसके बाद आप ITR 2 पे जाएं। ITR 2, और अगर आपकी सैलरी की नहीं है, आपको कैपिटल गेन वगैरह हुआ है, तो आप ITR 2 उठाएंगे। बिजनेस इनकम अगर है, ITR 3 उठाएंगे। और ITR 4 अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में जा रहे हैं, फिर ITR 4 उठाएंगे। इसके बाद ITR 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 कंपनीज के लिए, 7 सोसाइटीज के लिए। तो इस प्रकार ये ITR फॉर्म दिए हुए हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, इनकम का क्वांटम कितना है, मतलब 50 लाख से ऊपर है, 50 से नीचे है, और कहीं कैपिटल गेन वगैरह या बिजनेस इनकम तो नहीं है। अब मान लीजिए सैलरी भी है, बिजनेस इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है, तो आपको फिर ITR 3 पर जाना पड़ेगा। तो इसे मैं समझना चाहूँ कि अगर गलत ITR फॉर्म का चयन कर लिया तो क्या होगा? क्या हमारा पूरा रिटर्न निरस्त हो जाएगा? जी हाँ, अगर मान लीजिए आप सैलरी पे हैं और आपने गलती से ITR 2 ले लिया है, तो आपकी फिर वो रिटर्न बेकार हो जाएगी, वो आपकी रिटर्न निरस्त, बिल्कुल आपने ठीक है, निरस्त हो जाएगी। क्योंकि कुछ फॉर्म्स में तो वो इनकम के सोर्सेस ही नहीं है। अच्छा, तो पेनल्टी लगने का भी डर रहता है? अरे पेनल्टी क्या, आपकी रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं होगी। पेनल्टी लगने की नौबत भी आ सकती है कि अगर आप उसको ज़बरदस्ती भरने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी डिटेल नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि उसमें वो कॉलम्स ही नहीं है, तो पेनल्टी लगेगी, या बाद में नोटिस तो आएगा ही आएगा, पर आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएंगे, ये भी चांसेस। तो बिल्कुल गलत ITR फॉर्म आपने चुन लिया, तो आपका रिटर्न अवैध हो सकता है, आप पर पेनल्टी लग सकती है। अब आते हैं गलती नंबर 2। दूसरी कौन सी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं? वो होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आप गलत डालते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, नाम के अलावा, मैं ये तो नहीं उम्मीद करता कि नाम गलत डाल देते, पर नाम के अलावा आपका एड्रेस है, आपका पैन नंबर है, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में होती है वो आप गलत डाल देते हैं। तो उसको डालने से, मान लीजिए पैन नंबर गलत डाल दिया, और आपने पैन नंबर अगर गलत डाला तो वो रिफ्लेक्ट किसी और के अकाउंट में भी कर सकता है। तो बहुत ध्यान से, एड्रेस गलत डाल देते हैं। हालांकि आजकल नोटिसेस लक्ष्मण ज़्यादातर ईमेल पर आते हैं, पर फिर भी आपका एड्रेस ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप किस वार्ड में हैं, आपका स्टेटस क्या है, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है उसको सोच समझ के डालना चाहिए। और गलती मालूम कहाँ होती है? जहाँ पर आपने साल में मान लीजिए एड्रेस चेंज किया है, या आपने कोई चीज़ बदली है, वहाँ तो पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ प्री फिल्ड आती है। तो आपको ये चेक करना है कि जो चीज़ प्री फिल्ड आ रही है
वो एड्रेस आपका आज है कि आप बदल चुके हैं एड्रेस, आप एड्रेस तो बदलना आम बात है। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से, मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बिल्कुल इत्मीनान से करनी चाहिए। इत्मीनान से करनी बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरी वक्त तक आप मत रुकिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर के। ये तो 2 गलतियां रही, अब गलती नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरी गलती क्या होती है आपको देखेंगे। तो तीसरी गलती का ये प्लेट यहां पर आया है, ये कि आधा अधूरा डिस्क्लोजर करते हैं। जी हाँ, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कई सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है, घोषणा करनी होती है, डिस्क्लोजर देना होता है। उसमें आप कई बार भूल चूक हो जाती है आपसे, आधा अधूरा डिस्क्लोजर करते हैं। ये आधा अधूरा डिस्क्लोजर किन किन मुद्दे पे होता है? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में सेक्शंस हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, उन ब्लॉक्स के अंदर भी इंफॉर्मेशन है। अब मान लीजिए आपने हाउस रेंट अलाउंस क्लेम किया है, तो उसमें आपको लैंडलॉर्ड का नाम भरना है, लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भरना है। आप क्या करते हैं, खाली HRA भर के उसको छोड़ देते हैं, या आप कोई और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख रहे हैं, उसकी आप डिटेल नहीं भरते हैं। तो अगर आप आधा अधूरा भरेंगे तो आपको नोटिस आने का चांस पूरा हो जाएगा। कुछ जगह तो मैं ये भी बता दूं, कुछ जगह तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं अगर वो नहीं बढ़ी, पर कुछ जगह अगर आपने आधी अधूरी छोड़ दी है, बाद में आपको उसका खामियाजा नोटिस का जवाबदेही में भुगतना। इसके अलावा जिस फर्म के आप हैं उसमें डायरेक्टरशिप की डिटेल भी आपको बिल्कुल, आप मान लीजिए डायरेक्टर किसी फर्म के हैं वो नहीं बता रहे, आप किसी HUF के मेंबर हैं आप वो नहीं बता रहे, आपकी कोई रेंटल इनकम है वो नहीं बता रहे, कोई एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी नहीं बता रहे, और आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप क्लबिंग से हिट होते हैं, मान लीजिए आपकी पत्नी के या आपके माइनर की इनकम आपके में क्लब होने जा रही है, या कई बार आपको पता है ससुर की भी इनकम बहू में क्लब होती है, तो वो हो रही है, आपने वो नहीं दिखाई, तो उसकी वजह से वो अधूरा रह जाएगा और कल को इनकम मिसमैच की वजह से आपको नोटिस। ये 2 चीज़ें बहुत टेक्निकल होती है। एक तो रेंटल इनकम होता है जो कई बार आप भूल जाते हैं या फिर नहीं दिखाते हैं। क्लबिंग के प्रावधानों पर कई बार हम लोग टैक्स रूल में चर्चा करते हैं। क्लबिंग इनकम नहीं दिखाने से डिस्क्लोजर कई बार आधा अधूरा माना बिल्कुल, क्योंकि वो इनकम आपकी इनकम में जुड़नी थी तो आपने दिखाई नहीं, बल्कि वो तो एक तरह से उसको टैक्स इवेजन की तरह से देखा जाता है। किसी और की इनकम आपने अपने में लेनी थी पर आपने नहीं ली। और रेंटल इनकम जो आपने जिक्र किया, क्योंकि ये पैसिव इनकम मानते हैं हम इसको, पैसिव मतलब एक्टिव नहीं, किराया आ रहा है अपने आप बैंक में, वो ध्यान ही नहीं रहता किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो आप उसको भूल गए दिखाना। अब ये आपका इवेजन में मान लिया जाएगा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम मान लिया जाएगा, और इसमें पेनल्टी बहुत सख्त लग सकती है। तो इतनी सारी पेनल्टी लग सकती है, रेंटल इनकम नहीं दिखाया या फिर भूल गए तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चलिए फटाफट अगली गलती पे चलते हैं। तो गलती नंबर 4, ये देखिए, गलती नंबर 4 जो होता है वो TDS और आमदनी में अंतर हो जाना। इसमें आपके अंतर होने से भी काफ़ी दिक्कतें होती है। ये कैसे अंतर होता है कोहली साहब? बहुत ज़रूरी है। जो 26AS जिसकी हम बात करते हैं, 26 आमना सामना मैंने नाम रखा है, आपके अपने टैक्स से आमना सामना होता है। TDS 26AS में कुछ और दिखा रहा है। आपकी इनकम मान लीजिए 1 लाख है, TDS के हिसाब से 1,50,000 होनी चाहिए, क्योंकि TDS जब आप ग्रॉसअप करेंगे, मान लीजिए 1% कटा है, आप उसको ग्रॉसअप करें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई TDS ज़्यादा दिखा रहा है, मैं इनकम कम दिखा रहा हूं, या इसका उल्टा हो रहा है। तो इस चीज़ को मैच जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि गलती वहां 26AS के एंड पे नहीं हो, गलती आपके एंड पे हो, आप कोई चीज मिस कर रहे हो, आपको इनकम भूल से चूक हो रही हो, तो आपको इसका आप ध्यान रखना, TDS और आमदनी में मैच होना चाहिए। गलती नंबर 5 जो है वो है आपको खास तौर से लेट फाइलिंग और नॉन वेरिफिकेशन। ये भी एक बहुत आम गलतियां हैं जो अक्सर हम लोग पास लोगों के सवाल लेकर के आते हैं कोहली साहब। जी हाँ, बिल्कुल, 31 जुलाई डेट है, और मुझे हैरानी नहीं होगी, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम तो बिजी थे या नहीं हो पाई, कोई भी वजह बड़ी, तो लेट फाइलिंग आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकती है। मैं बता दूं कि बहुत सारे जो स्क्रूटनी में केसेस आते हैं वो लेट फाइलिंग वाले ज़्यादा होते हैं। नॉन वेरिफिकेशन क्या? और नॉन वेरिफिकेशन आपको पता होगा, आपको रिटर्न फाइल करने के बाद आपको बैंगलोर एक फॉर्म V होता था, पोस्ट करना होता था। आजकल तो आप उसको अपनी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, वो करना ना भूलें, आधार OTP के जरिए आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी वो रिटर्न इनवैलिड ट्रीट कर ली जाए। चलिए, तो अगली गलती आप बताइए। तो 5 गलतियां, ऐसी कई सारी गलतियां, 11 गलतियां हम लोग निकाल रखी हैं। अगली गलती है बैंक अकाउंट की गलत जानकारी देना। ये बहुत अक्सर गलती होती है, जब रिफंड नहीं आता तब लोगों को ये पता चलता है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपने बैंक की डिटेल, बैंक नंबर गलत दिया हुआ है, बैंक अकाउंट का बैंक का नाम गलत दिया हुआ है, तो आपका रिफंड लाजमी बात है। तो जितने भी रिफंड के केसेस जो सवाल आते हैं टैक्स गुरु में, आपको बता दूं कि बैंक अकाउंट वहां पर गलत जानकारी दी हुई होती है। ये भी देखना होगा कि आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। आप या बंद कर चुके होते हैं, आपको मालूम नहीं होता, कोई दूसरे बैंक में खुलवा लेते हैं, उसको आप अपडेट नहीं करते हैं। बिल्कुल, जो एक्टिव अकाउंट हो उसका नंबर सही नंबर आप दें, ये सुनिश्चित कर लीजिए। गलती नंबर 7 है आपको कि विदेशों की संपत्ति का खुलासा नहीं करना। मान बैठते हैं संपत्ति तो विदेश में है, भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों बताना। ऐसी गलती करते हैं भी लोग क्या? जी हाँ, शेड्यूल FSI, फॉरेन सोर्स इनकम, FSI, जी हाँ, ये शेड्यूल है बाकायदा रिटर्न में। अगर आपने वो नहीं भरा और आपने जिस विदेशी सोर्स से आपको इनकम आ रही है उसकी डिटेल आपने नहीं दी है,
तो बहुत बड़ा इससे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा शक ये हो जाता है कि भाई आपकी विदेशी इनकम है और आप छुपाने की कोशिश करें। भले आप कोशिश ना भी करो तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान कर ही चलेगा जो विदेश में संपत्ति आप क्यों नहीं बता रहे हैं, लेकिन बताइएगा, ये मत सोचिए कि इंडिया में क्यों बताएं। चलिए अगली गलती पे चलते हैं। अगली गलती है वो आपको खासतौर से कैरी फॉरवर्ड में गड़बड़ी करना। ये भी एक बहुत आम समस्या है लोगों के बीच में, जिसको लोग अनदेखा कर देते हैं। गलती नंबर 8, कैरी फॉरवर्ड में गड़बड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको चला आ रहा है, खासकर हमारे जो स्टॉक मार्केट्स के दर्शक हैं उनको लॉस चला आ रहा है, आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप उसको दिखाना ही भूल गए, आप मेंशन करना भूल गए, तो मैं ये बता दूं कि आपका सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट लूज हो सकता है, वो आपके हाथ से चला जाएगा और वो सीधा सीधा कैश नुकसान आपका हो सकता है अगर आप इसको मिस कर। लेकिन उस कैरी फॉरवर्ड तो कई साल तक हम रख सकते हैं, 8 साल तक आप चला सकते तो जरूरी है हर साल दिखाना? बिल्कुल, हर साल आपको उसको लाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि 8 साल में 8वें साल में दिखाई, ये नहीं है। नहीं, हर साल आपको दिखाना। जिस साल आपने मिस किया बस वो समझ लीजिए आपने उसको छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा सीधा सीधा। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो आपका 10,000 या 15,000 20,000 जो भी है वो नुकसान हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी से है या शेयर्स वगैरह, और फिर उसको दूसरे साल नहीं दिखा सकेंगे अगर आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड लूज हो जाएगा। चलिए गलती नंबर 9। गलती नंबर 9 है आपका खास तौर से शेड्यूल AL को नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना AL क्या होता है? एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल। अगर आपकी 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको, आपके पास जो भी जमीन जायदाद 50 लाख से ज्यादा की है तो आपको जमीन जायदाद जो भी आपके पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो शेड्यूल AL में दिखाना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट मानी जाएगी और आपके ऊपर तथ्य छुपाने के भी आरोप लग सकते हैं। चलिए बात करते हैं गलती नंबर 10 की। गलती नंबर 10, डिडक्शन क्लेम करने में गड़बड़ी। डिडक्शन क्लेम करने की हर किसी को जरूरत रहती है, लेकिन उसमें आप गड़बड़ी कर बैठते हैं। कैसी गड़बड़ी होती है? जी हाँ, टैक्स बचाने के लिए डिडक्शन क्लेम होती है। मान लीजिए ATC में, ATD में, HRA में, ATG में, और कुछ तो मैंने देखा है जो लोग बिजनेस इनकम लाते हैं वो अपने जो बिजनेस के खर्चे होते हैं उनको भी क्लेम करने में गड़बड़ी करते हैं, तो अमाउंट गलत लिख देंगे या वो डिसप्रोपोर्शनेट लिख देंगे, कई बार पर्सनल एक्सपेंसेस डाल देंगे, तो ये तो साहब सीधा सीधा आपकी टैक्स की देनदारी पे असर डालेगा और आपको या तो नुकसान हो जाएगा और आपने फालतू क्लेम कर लिया तो आपको बाद में पेनल्टी लग जाएगी। ओह, तो ये डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत तो रहती है आपको भी, चूंकि टैक्स बचाना होता है, लेकिन उसमें कोई चीज छूट ना जाए ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। आखिरी गलती नंबर 11। गलती नंबर 11 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप शेयर बाजार के ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में अंतर नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कई बार गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां से कैसे बचें? इसमें सबसे बड़ी गलती जो लक्ष्मण होती है, और ये बहुत ध्यान से सुनने वाली है, कि शेयर्स में आपको 1 साल तक होल्ड करें तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, प्रॉपर्टी में आप 2 साल तक होल्ड करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, उसके अलावा अन्य किसी एसेट्स, गोल्ड है मान लीजिए 3 साल होल्ड करें तो अब होता क्या है, ये पीरियड इतना कंफ्यूजिंग है कि लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर जाते हैं, और गड़बड़ करने की वजह से लॉन्ग टर्म पे रेट्स कुछ और हैं, शॉर्ट टर्म, उदाहरण के तौर पे प्रॉपर्टी पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका जो स्लैब रेट है 30% का उस पर लगता है, शेयर्स का आपका लॉन्ग टर्म गेन है तो आपके ऊपर 10% लगता है, शॉर्ट टर्म है तो फिर वही स्लैब 15% लगता है, तो आपका सारा रेट ही इससे गड़बड़ा जाता है। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को बहुत ही ध्यान से इसमें भरना चाहिए, सोच समझ के, और दिक्कत हो तो टैक्स गुरु में आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अंतर, इसको समझिए, सोच समझ के भरिए, वरना हो सकता है कि आपको टैक्स जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाए। इससे भी आप बच सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो। ये था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 11 गलतियां जो आमतौर पर लोग करते हैं। आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, अगर आपको शक है कि आपने ऐसी कोई गलती की है तो रिवाइज कर लीजिए। 31 जुलाई के बाद भी रिवाइज करने का वक्त दिया जाता है, तब भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इन गलतियों से जितना हो सके बचिए। और टैक्स गुरु में अभी फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि फॉर्म 26 AS और AIS में आखिर क्या होता है कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां से सुरेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास टैक्स गुरु के लिए? सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सुरेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं खुद एक पेंशनर हूँ। ऐसा सवाल है मेरा कि मेरे अंकल जी हैं जो कि सुपर सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं। पेंशन के ऊपर TDS उनका कट जाता है। ठीक है। लेकिन उनकी इंटरेस्ट की और इनकम है जिसकी वजह से वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराते हैं। अच्छा। तो मैंने उनकी ITR 1 जो है ना फाइनेंशियल ईयर 23-24 की 24 को भरी थी, जो कि 20 जून 24 को प्रोसेस भी हो गई है। तो ITR सबमिट करते हुए डिमांड रेज हुई थी 18,860 रुपए की। ठीक है। जो कि हमने ऑनलाइन पेमेंट की यूज की, लेकिन अकाउंट से डेबिट होने का SMS हमें नहीं आया। तो हमने सोचा पेमेंट नहीं हुई है, तो हमने पेमेंट करने की कार्रवाई दोबारा कर दी। अच्छा।
तो फिर बाद में ITR सबमिट कर दी, वेरीफाई कर दी। अच्छा, 2 बार आपने जमा कर दिया आपने? हाँ, तो 19 तारीख को जब हमने पासबुक अपडेट कराई तो पता लगा कि एंट्री 2 बार डेबिट हो गई। हाँ हाँ, तो ये 2 बार डेबिट कर दिया तो रिफंड मिलेगा कि नहीं, यही जानना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर सकते हैं कोहली साहब? बिल्कुल गुप्ता जी, पहली बात तो गुप्ता जी को कोई चिंता करने की बात नहीं है। पैसे आपके कहीं अनजान जगह नहीं गए हैं, भले ही 2 बार चले गए हैं, गलती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुप्ता जी, आप रिफंड की आप या तो रिटर्न को ये भी कर सकते हैं, आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिटर्न को रिवाइज करके आप उसमें जो टैक्स पेड है वो आप डबल दिखा दीजिए और बाकी को आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। ये एक आसान तरीका है, क्योंकि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, फिर भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और फिर ना आए तो आप रिफंड री इशू रिक्वेस्ट उसके बाद आप डाल सकते हैं। पर पैसा आपका आ जाएगा गुप्ता जी, ये मैं आपको पूरी तरह से हम इनको एश्योरेंस दे सकते हैं। बिल्कुल, कहीं टेंशन मत लीजिए, पैसा आ जाएगा। जो तरीका बताया कोहली साहब ने उस तरीके को अपनाए। 2 तरीके, कोई एक तरीके को आप अपना सकते हैं। चलते हैं सीधा बंगलुरु, जहां से SK त्यागी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्यागी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल आ रही है। आप मुझे मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, बताएं क्या सवाल आपके पास। कोहली साहब हमारे साथ हैं। लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुटी से रिलेटेड है। ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मैंने अपनी जॉब स्विच करी, तो मिड ईयर मेरे को दोनों ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट दोनों मेरे को मिला। तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था कि लीव एनकैशमेंट उन्होंने टैक्स लगाया है और ग्रेचुटी अनटैक्स, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? और मैंने किसी और से लाइक आई हर्ड कि लीव एनकैशमेंट भी अनटैक्सेबल होता है, बट कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में। जी हाँ त्यागी जी, लीव एनकैशमेंट के लिए सेक्शन 10 में लक्ष्मण प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप लीव एनकैशमेंट को क्लेम कर सकते हैं। आपकी जो लीव एक्चुअली आई है, मतलब ये 4 कंडीशंस आपको रखनी होती है, उन 4 में से जो सबसे कम होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। जो आपको एक्चुअली रिसीव होती है, पिछले 10 महीने की जो एक्चुअल लीव आपको मिली होती है उसको एक तरफ रख दिया जाता है और हर कंप्लीटेड ईयर की 30 दिन की पर डे की सैलरी के हिसाब से 1 साल की 30 दिन की मैक्सिमम सैलरी लेके जितने भी साल आपने काम किया होता है उसको रखा जाता है। तो सेक्शन 10 में आप देखेंगे तो आपको कंडीशंस दिखती हैं। जैसे ही आप वो कंडीशंस रखेंगे, उन कंडीशंस में जो सबसे कम होगा त्यागी साहब, वो माफ़ हो जाएगा और बाकी की टैक्सेबल हो जाएगी। आपकी जो ग्रेचुटी की आपने बात करी, क्योंकि ग्रेचुटी अब 25 लाख रुपए तक, आपको पता होगा पीछे हाल में अमेंडमेंट आई थी, तो 25 लाख तक टैक्सेबल नहीं होती है, तो इसलिए वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी है। लीव एनकैशमेंट उन्होंने टैक्स करी है। मुझे हालांकि मेरे पास नंबर्स तो आपने नहीं बताए हैं, पर सुन के लग रहा है कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है वो ठीक है। फिर भी जो मैंने आपको पैमाना बताया सेक्शन 10 में, आप उसको लगा के देखें और वाकई में आपको उतना निकलेगा। अगर कुछ फ़र्क निकलता है तो आप कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, या आप अपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें इस करेक्शन को त्यागी साहब कर पाएं। बिल्कुल, इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, इसके बावजूद आपकी समस्या ना सुलझी हो तो आप tax@moneycontrol.com पर लिखिएगा, फिर से आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तरीका बताया कोहली साहब ने, मैं उम्मीद करता हूं कुछ तरीके से आप जाएंगे तो शायद आपकी उलझन दूर हो जाएगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पूजा के सामान पर लगने वाले GST की क्या है उलझन, और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो बहुत सारी दुविधा आती है। दुविधा की एक बड़ी वजह यह होती है कि आपके मन में कुछ होता है कि हमारी आमदनी इतनी हुई, खर्चे इतने हुए। इनकम टैक्स विभाग फॉर्म 26 AS दे देता है, इनकम टैक्स विभाग AIS दे देता है, एक फॉर्म और आ जाता है TIS। कई बार तीनों में अलग अलग जानकारियां होती हैं। फिर आप समझते हैं कि मैं अपनी बात को मानूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फॉर्म की बात को मानूं, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो अभी इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब हमारे साथ हैं। कोहली साहब, ये तीनों फॉर्म में क्या अंतर है? देखिए, 26 AS जो है वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता है। आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसके बारे में हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, जिसको हम आईना इसे समझिए बोलता हूँ, कि आपका आईना दिखा देता है। 26 AS जो है आमना सामना कराता है आपका जिन सोर्सेज से आपका TDS कटा है। अच्छा, तो वो TDS रिकन्सिलिएशन के लिए। और TIS, तो TIS का भी मैंने फुल फॉर्म दिया है कि टैक्स इससे समझिए या संभालिए, क्योंकि आपका TCS, TDS और सेल्फ असेसमेंट 3 तरीके का टैक्स वो एक स्टेटमेंट में सम्मिलित होकर आ जाता है। तो तीनों अलग अलग हैं, लोग उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपने 26 AS देखना है सिर्फ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए वो ठीक बता रहे हैं कि नहीं। 26 AS कि मेरा TDS कहाँ कहाँ कटा है, किस किस ने काटा है और कितना काटा है। और TIS कि आपका जितना भी टैक्स कटा है वो एक स्टेटमेंट में सम्मिलित होकर आ रहा है। आप इसको अलग अलग समझ जाएंगे तो कभी भी गलती नहीं। बिल्कुल, और तीनों फॉर्म से कहीं आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं वापस से सवाल जब का सिलसिला शुरू करते हैं। उज्जैन चलते हैं, जहां से राकेश अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार
नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि जैसे पूजा के आइटम इतने सारे अपने इंडिया में आते हैं, बट किसी पे भी जीएसटी रेट क्लियर नहीं है। जीएसटी की जो काउंसिल होती है उसको उन्होंने बोलते हैं पूजा के आइटम टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन कभी कपूर पे 18% लगता है, अगरबत्ती पे 5%, शहद पे कुछ %, तो ऐसा कैसे अपन क्लियर करेंगे? और ये सब आइटम पूजा में यूज होती है। ठीक है, समझिए। कोहली साहब। अग्रवाल साहब देखिए, आइटम पूजा के अलग अलग हैं। पूजा के कुछ आइटम मैं बता देता हूँ, जैसे सिंदूर है, वो हनुमान जी पे चढ़ता है, तो सिंदूर पे कोई टैक्स है ही नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। और ये सच है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पे चमेली का तेल है, जैस्मिन ऑयल, अगर वो आप नेचुरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12% है, अगर ब्रांडेड फॉर्म में आ रहा है तो 18% है। देखिए, पूजा के अलग अलग आइटम्स हैं, उस पर टैक्स है। पर लक्ष्मण, आपकी इजाज़त से लेते हुए मैं अग्रवाल साहब से गुजारिश करूंगा कि भगवान की पूजन करते टाइम हम जीएसटी का चिंतन मैं तो कम से कम नहीं करता हूं, पर वैसे अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग है। ये बात आपकी ठीक है कि अगर माफ़ हो जाए तो और अच्छा है, पर पूजन भी लक्ष्मण कई तरीके के होते हैं, अलग अलग विधियों से करे जाते हैं। अब ये क्योंकि अग्रवाल साहब वो जैन से हैं, वो नगरी मुझे लगता है पूजन से संबंधित है, तो इसलिए इनके दिमाग में आया। आपकी बात ठीक है, पर आइटम्स के आपको जिस आइटम में कंफ्यूजन हो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें इसमें से माफ भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा के सारे सामान पे जीएसटी की छूट, ऐसा नहीं, कोई यूनिफॉर्म छूट नहीं है। और आपको बता दूं, बंडल ऑफ सर्विसेज, जहां मान लीजिए एक पैकेट में बहुत सारी चीजें हैं पूजन के सामान पे, और वो एक साथ आप खरीद रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ऊपर का रेट होगा वो लग जाएगा। आपको याद होगा, हम जीएसटी पे इस पे अक्सर जिक्र करते हैं, जहां पैकेज ऑफ गुड्स लेते हैं तो हाईएस्ट रेट लग जाता है। तो आप अलग अलग खरीदें, और कुछ चीजें एग्जेंट भी है। सिंदूर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। चलिए, तो राकेश अग्रवाल साहब, जैसा कि कोहली साहब ने बताया, कुछ चीज़ों पे छूट है, कुछ पे छूट नहीं है। बंडल में खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा जीएसटी रेट जिस पे होगा वो रेट लागू होगा। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। और कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए सिंधु सी आवाज़।